वेलकम टू लर्निंग कॉर्नर डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कैबिनेट मिशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। इस मिशन में कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे। एक थे सर पैथिक लॉरेंस, सेकंड सर स्टैफर्ड क्रिप्स और थर्ड पे एबी अलेक्जेंडर। जो मिशन था इंडिया में कब आया? मार्च 24, 1946 में। और ये तीनों के तीनों जो मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसकी जो कैबिनेट थी उसके मेंबर्स थे। तो इसी से आइडिया लगाया जा सकता है कि ये जो मिशन था बाकी के मिशन के कंपैरिजन में कितना पावरफुल था और डिसीजन लेने की कितनी ज्यादा अथॉरिटी थी इसके पास। ठीक है, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हैं कि आज ही अगर 3 कैबिनेट मिनिस्टर अगर हमारे यहाँ से कहीं जाएं तो उनको कितनी अथॉरिटी दी जाएगी सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और हमें बैकग्राउंड देखना, वो क्या देखना है कि उस टाइम किसकी सरकार थी वहां पर। ठीक है, तो वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर वो क्लेमेंट एटली थे, वो लेबर पार्टी के थे। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी विचारधारा तो लेफ्टिस्ट थी। ठीक है, इंपीरियलिस्ट विचारधारा नहीं थी। उससे पहले कौन से? विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, तो चर्चिल की विचारधारा कंजर्वेटिव थी और इंपीरियलिस्ट भी थी। ठीक है, तो इससे क्या था कि वो उतना इस चीज के फेवर में नहीं थे इंडिपेंडेंस देने के। लेकिन जो क्लेमेंट एटली थे वो लेबर पार्टी के थे, इसीलिए इनके जो मेंबर होंगे वो भी इसी तरह की विचारधारा के होंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या बेनिफिट है? ये मतलब इंडिया की तरफ थोड़े ज्यादा लीन होंगे कि इनको जो फ्रीडम है वो दे देनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इनको क्रिप्स, अब नथिंग वाज लेफ्ट टू गिव आफ्टर क्रिप्स मिशन एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के अलावा तो कुछ बचा नहीं था। ठीक है ना, क्रिप्स मिशन में काफी सारी चीजें उन्होंने दे दी थी। उन्होंने कह दिया था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना लो। ठीक है ना, वॉर के बाद ही बना, लेकिन कहा था कि आप इसे बना लेना। ठीक है, लेकिन अब उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं था। बचा था तो इंडिपेंडेंस बची थी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने किन 2 चीजों पर फोकस किया जो क्रिप्स मिशन भारत में आया? तो पहला उन्होंने किया इंटरिम गवर्नमेंट में, और दूसरा उन्होंने दिया प्रोसीजर टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन चीजों पे अब देखिए मेन जो पॉइंट्स थे वो क्या थे कैबिनेट मिशन में, इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, उनके पीछे के रीजंस भी देखेंगे। ठीक है, पहला था रिजेक्शन ऑफ फुल फ्लेज पाकिस्तान। अब सबसे आते ही पहले क्या हुआ, जिन्ना के जो सपने थे बेचारे ने देख रखे थे उनके ऊपर पानी डाला उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान नहीं बन सकता। ठीक है, देखिए अब इसमें यहाँ पर 2 विचारधारा के लोग आते हैं। ठीक है, एक तो कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजों ने विभाजन कर दिया। ठीक, कुछ कहते हैं अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को साथ में इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि बाद में इनमें फूट पड़े और इनको जरूरत पड़े हमारी। ठीक है ना, लेकिन अंग्रेजों ने देखो तो एक तरह से उन्हें यूनाइट करने की कोशिश की थी कि एक ही अगर कंट्री बना के रहेंगे, अगर अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा, इनको काफी दिक्कत होगी। और जो कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे उन्होंने क्या कहा कि क्या क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए पहला, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, सिंध वाला एरिया है और जो आज के पाकिस्तान वाला एरिया, उसमें हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहली चीज तो ये कही हमने। प्लस जो ईस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, असम और ईस्ट बंगाल वाला, वहां पर भी तो बहुत सारे हिंदू हैं। ठीक है ना, अगर उनको पाकिस्तान बना दिया जाएगा तो उन लोगों को क्या होगा अगर रीजन के बेस पे कंट्री बनाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट रखा उन्होंने कि अगर इनको अगर अलग एक सॉवरेन कंट्री दी जाएगी तो सिख भी तो कहेंगे भाई हमें भी एक सॉवरेन कंट्री दो, क्योंकि सिख का भी खालिस्तान का उस टाइम बीच बीच में एक तरह से होता ना अंकुरित हो जाना बीज का, वैसे हो गया था कि नहीं हमें भी एक तरह से क्या खालिस्तान दिया जाए। ठीक है, दूसरा बहुत लॉजिकल सी बात थी कि यहाँ पर आपका पाकिस्तान, यहाँ पर आपका बांग्लादेश वाला एरिया है जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे? इंडिया वाले थोड़ी देंगे कि आओ आप यहाँ से बीच से, एक तुम्हारे साथ दुश्मनी भी रखो, यहाँ से गोले भी धागो और यहाँ से तुम्हें रास्ता भी दे देंगे अपनी छाती के बीच से। तो ये तो होने वाला नहीं था। ठीक है, तो इसमें तो डिफिकल्टी तो आनी ये तो लाजमी था। ठीक है, नेक्स्ट था कि डेंजरस डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेज की डिवीजन होगी तो ये डेंजरस होगा। अब प्रूफ देख लिया 1947 में ही जैसे क्या हुआ, पहली लड़ाई शुरू होगी जैसे आर्म फोर्सेज की डिवीजन हुई, तो इसमें जो रिजेक्शन था उसके फुल जो रीजन थे बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी थे। इसीलिए जो था कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया था कि पाकिस्तान की जो डिमांड को वो रद्द कर दिया था। ठीक है, अब सेकंड जो पॉइंट किया था उसमें उन्होंने क्या किया, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इन 3 सेक्शन। और जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनको क्या किया उन्होंने, ग्रुप किया। ठीक है, देखिए किन किन में हिस्से में किया, ए, बी और सी, 3 हिस्से में ग्रुप किया उन्होंने। और सेक्शन ए में रखा हिंदू मेजोरिटी रीजन। जो हिंदू मेजोरिटी रीजन था वो सबसे बड़ी प्रोविंस का ग्रुप था। ठीक है, और जो सेकंड रखा एक बी और सी। और ये 2 क्यों रखा? मुस्लिम मेजोरिटी वाला एक तो एरिया आ जाएगा आपका कौन सा, जो पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है, पाकिस्तान सिंध ये वाला एरिया। और जो सेकंड जो सी था वो कौन सा एरिया आ जाएगा, एक तो असम वाला आ जाएगा और साथ में ईस्ट बंगाल वाला एरिया आ जाएगा दोनों। ठीक है, तो वो मुस्लिम मेजोरिटीज थे। ठीक है, ये भी दोनों देखो बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है। इसमें जो पॉइंट भी रखे तो कोई इसमें बाइसनेस नहीं दिख रही है, इसमें आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने क्या रखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का देखो कितनी फिगर थी बेचारों को इंडिया की कि इनको कुछ आएगा है नहीं आगे करने के लिए, तो इनको सब कुछ पहले ही जो है पका पकाए दो।
उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे जिसमें 389 टोटल मेंबर्स होंगे, उसमें से 296 कहां से आएंगे, जो इलेक्टेड होंगे, ठीक है, एक तरह से। और ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं थे, लेकिन 296 एक जो ब्रिटिश प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नर प्रोविंस से वहां से आएंगे, और जो 93 मेंबर्स है वो कहां से आएंगे, नॉमिनेट करेगा। कौन नॉमिनेट करेगा, ये प्रिंसली स्टेट्स के, ठीक है ना, यहाँ लिखना भूल गया मैं, लेकिन ये किसके हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर 296 में देखिए आपके 292 कहां से आएंगे, 11 ब्रिटिश प्रोविंस से आएंगे, और एक एक जो है वो कहां से आएगा, 4 जो थी चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी वहां से आएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 389 मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर उन्होंने नेक्स्ट ऑप्शन ये भी रखा कि एबीसी जो सेक्शन रखी गई उनके पास चॉइस है कि या तो अपना अपना ए सेक्शन वाली जो है मुस्लिम मेजोरिटी हिंदू मेजोरिटी वो अपना एक संविधान बना ले, बी और सी वाला अपना संविधान बना सकते हैं, और चाहें तो वो तीनों मिलकर एक ही संविधान बना सकते हैं, उनके पास चॉइस रखी। दूसरा उन्होंने जो एक कॉमन सेंटर रखा, लेकिन सेंटर कॉमन होगा, ठीक, एक तरह का फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, ये तीन जो मैटर हैं ये किसके पास रहेंगे, ये तीन मैटर जो है ये रहेंगे सेंटर के पास, ठीक है। और जो प्रोविंसेस थी उनको क्या दिया गया, फुल ऑटोनॉमी दी गई। उन्होंने कहा जो प्रोविंसेस होंगे वो किसी के अधीन नहीं रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला होगा, प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू मूव अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट आर ऑन गवर्नमेंट। अब वो जो चाहती कि अगर वो ये चाहेंगे नहीं भाई हमसे अपना जो देश नहीं संभाला जाए, कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो ये भी कह सकते हैं कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें संभाल ले, ठीक, हम उसके अंडर काम करना चाहते हैं, ठीक है। जहां अपनी गवर्नमेंट बना ले, उनके पास जो अपनी गवर्नमेंट जो भी नवाबी सिस्टम चल रहा था उसी में रह जाए, इनको फुल परमिशन थी इससे, ठीक है। जो 8th पॉइंट ये था कि इंटरिम गवर्नमेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। अब उन्हें ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी उस टाइम बनाते हैं देश को चलाने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट चाहिए, तो क्या बनाई जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ठीक है। तो ठीक ठाक लगा, देखिए मुस्लिम इसमें कोई बाइसनेस नहीं थी, तो इसलिए मुस्लिम लीग को भी लगा कि हाँ ये जो बनाया है ठीक ही बनाया है, ठीक, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी लगा कि आखिरकार ठीक ही है। तो मुस्लिम लीग ने 6 जून को मान लिया कि ठीक है हम इसके जितने भी जो प्रोविजन उसको मानते हैं, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने कहा कि ठीक है, उन्होंने 24 जून को कह दिया कि हम मानते हैं, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग को कहा कि नहीं भाई हम नहीं मानेंगे। 29 जुलाई को उन्होंने विथड्रू कर दिया अपनी एक्सेप्टेंस कि नहीं हम इसको नहीं मानते, क्यों, हमें चाहिए अलग देश, जिन्ना को बनना है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो हमें एक अलग से देश चाहिए, हम नहीं रह सकते इसके साथ। तो ये ऐसा जनरली इसलिए हुआ था क्योंकि नेहरू जी ने एक बार कह दिया था कि भाई जो आसाम और ईस्ट वाला एरिया है इसमें जरूरी नहीं है उनके लिए कि कंपलसरी ग्रुपिंग कर दी गई है, अगर वो चाहें तो जो ए ग्रुपिंग है उनके साथ भी वो मिल सकते हैं। लेकिन जिन्ना को ये चीज बहुत बुरी लगी, मान लो कि ये बात में कुछ चाल खेल के इनको अपने साथ मिला दें या एक ही बना लें, तो मेरा प्राइम मिनिस्टर का सपना गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के जितने मेंबर्स थे आप इससे विथड्रू कर दो, तो इससे वो विथड्रू हो गए, ठीक है। इसके बाद मतलब कि एक तरफ देखा जाए तो एंड में इसका फेलियर निकल गया, ठीक है। पहले तो बहुत अच्छे से चल रहा था, इसका फेलियर रहने के बाद जो अंग्रेज थे ना वो बहुत दुखी हो गए, तो उन्हें कहा क्या चाहिए इन लोगों को, ठीक है, ना तो साथ रहने को है ना तो दूर रहने को है ये, ठीक है, तो क्या किया जाए। तो बाद में लॉर्ड माउंटबेटन है, उन्होंने कहा कि भाई जो जिनको चाहिए वो इनको दो और निकालो यहाँ से, और खुद निकल के हमको शांति से वहां पर बैठ रहा है। ये तो बंटवारे में लगे पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वीडियो में जो लॉर्ड माउंटबेटन का इंडिपेंडेंस जो मिशन था वो क्या था। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती, जहाँ कोई मैंने गलती से गलत लिख दी, यहाँ पर हो सकता है कभी गलत लिख जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, और हमने उस कमेंट को हाईलाइट कर दूंगा ताकि कोई गलत ना लिखे। थैंक यू। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको ये सारी की सारी जो भी हैंड रिटन नोट्स इनकी पीडीएफ चाहिए होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको कहीं ना किसी अल्टरनेटिव सोर्स से प्रोवाइड करने की कोशिश। थैंक यू।